ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हाईलाइट कर रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव है, बैंक निफ्टी ऊपरी इस तरह से प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन रेट सेंसिटिव में फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी को रडार पे रखें। कल भी मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस उस पॉकेट में आया था, आज भी एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल तगड़ा एक्टिव था, आज भी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन दिखा रहा है। कल आपको याद होगा डीएचएफएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनीज में भी अच्छा उछाल था, तो एनबीएफसीज रिजॉइस करते हुए अभी भी आज की रेटिंग सेशन में अच्छा मूव दिखा रहे हैं। ऑटो एंसिलरी में सिलेक्टिव बाइंग लगातार है। कल मारुति ने एक रैंक आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, आज टाटा मोटर्स एक्टिव होता हुआ। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस को रडार पे रखें। कल भी कुछ स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम आ रहा था, हमारा राजा जैसी काउंटर्स आज अच्छे खासे एक्टिव होते हुए। इंफ्रा स्पेस में आईआरबी इंफ्रा जैसी काउंटर्स में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें जयप्रकाश एसोसिएट जैसे नाम भी हैं, लेकिन वो कुछ खबरें हैं और पता नहीं उस काउंटर पे तो ज्यादा फोकस ना करें। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर्स अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए, रियल एस्टेट और मेटल्स की मैंने बात करी थी, उनमें आज अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता है। और एक पॉकेट है टेलीकॉम की, जहां पे दोनों ही स्टॉक्स दिग्गज अच्छा रिटर्न, अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं। लेकिन चलिए अब नोएडा की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ आकाश जी जुड़ रहे हैं। आकाश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आकाश है और मैं ग्रेटर नोएडा से बात कर रहा हूँ। यस सर। मेरे पोर्टफोलियो में 3 शेयर हैं। एक तो है टाटा स्टील जो 210 पे लिया हुआ है, और एक रिलायंस कैपिटल है जो 330 पे लिया हुआ है, और मदरसन सूरी जो कि 270 पे लिया हुआ है। तीनों ही शेयर्स में लॉन्ग टर्म यानी कि लगभग 2 साल मिनिमम होल्ड करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप फंडामेंटली आप मुझे बताएं कि डेबिट तो नहीं है इस तरीके का, मतलब मैं टेक्निकली व्यू नहीं चाहता और मैं 2-3 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। समझ गया सर। तो टाटा स्टील, रिलायंस कैपिटल और मदरसन सूमी, प्राइसिंग ठीक है। टाटा स्टील 200 के आसपास की खरीदारी है, 210 के आसपास उसी लेवल्स पे चल रहा है। मदरसन सूमी 270 शायद बताया था। रिलायंस कैपिटल आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 35-36 रुपये के आसपास का इनको फायदा हो रहा है। और तीसरा स्टॉक मदरसन सूमी है, इनके पोर्टफोलियो में 270 के आसपास ही खरीद है। मयूरेश, लंबी अवधि के लिहाज से 2-3 साल का होराइजन है, क्या ये काउंटर्स पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं? इन तीनों ही कंपनीज पे आपका क्या नजरिया है? मॉर्निंग आशीष जी, आई थिंक क्लियरली देखें तो आई थिंक तीनों कंपनी अपने अपने सेक्टर्स के आई थिंक स्ट्रेस से गुजर रही है। अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो जैसे स्टील रियलाइजेशंस हैं, दे आर प्रॉब्ली गोइंग थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट साइकिल्स दैट वन हैज विटनेस्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस हैं। आई थिंक जैसे चाइना का डिमांड सप्लाई आप देख रहे हैं, एलएमई रियलाइजेशंस हैव फॉलन डाउन टू मल्टी-ईयर रोज। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी दिक्कतें कंपनी में बनी रह सकती है, स्पेसिफिकली इनकी यूरोपियन ऑपरेशंस में। आई थिंक यू विल सी सम अमाउंट ऑफ एबिटा कंप्रेशन एटलीस्ट ऑन एन एबिटा टू टन बेसिस। डोमेस्टिक ऑपरेशंस में इनकी जो हाई कॉस्ट आयरन और इन्वेंट्री है 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, इवन दैट इज गोइंग टू टेक अ टोल इन टर्म्स ऑफ द स्टैंड अलोन डोमेस्टिक ऑपरेशंस। तो मुझे लगता है आई थिंक कैश फ्लो इंप्रूवमेंट्स के लिए काफी समय देना पड़ेगा। सो येस, आई थिंक द इन्वेस्टर विल नीड टू इन्वेस्ट और कीप पेशेंस फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years जैसे हम बता रहे हैं। वैसे आई थिंक स्ट्रक्चरली जो डेट की इश्यूज हैं टाटा स्टील को लेके, और जैसे हम एक माइक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, अगले 2 से 3 क्वार्टर लीक लग रहे हैं, बट इफ देयर इज एनी इंप्रूवमेंट ऑन अ मैक्रो स्केल, टाटा स्टील कैन रिबाउंड in terms of how the domestic performance will stand out. जहाँ तक रिलायंस कैपिटल का सवाल है, I think you're probably talking about different business verticals going through Reliance Capital at this point of time. And at this point of time अगर हम SOTP ओके, तो ये क्लियर कट रहा है आते हुए आपके तीनों स्टॉक्स पे। एक छोटा सा ब्रेक, मानव और मयूरेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद क्विकली हेडलाइंस और एक लगातार सुबह से आप एक टीज देख रहे होंगे, क्या ये फिक्स डिपॉजिट्स कराने का आखिरी समय है? अगर हाँ तो किस बैंक के एफडीज लुक्रेटिव हैं, कहाँ पे आप अपना पैसा लगाएं, इस पर खास तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर ओएनजीसी आएगा, 1/4% के आसपास का दबाव, जिसमें हाईलाइट करा था डोमेस्टिक गैस की प्राइसेस जो डाउनवर्ड रिवाइज हुई हैं, जो कम हुई हैं। तो ये ऑयल एंड गैस स्टॉक्स आपके रडार पर रहने चाहिए। तो ओएनजीसी उसमें अपफ्रंट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ लाल निशान के साथ ही कामकाज हो रहा है। हालांकि ये पॉकेट तो वैसे ही वीकेस्ट ट्रेंड्स के साथ कामकाज करती हुई। लेकिन चलिए, मयूरेश हमारे साथ बने हुए हैं, साथ साथ मानव भी हैं हमारे साथ। अब जयपुर से वेदांत जी जुड़ रहे हैं। वेदांत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मैंने टाटा मोटर्स के 50 शेयर लिए थे 245 के भाव से, आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा नीचे आ गए हूँ। 345 पे लिए थे। 345। हाँ। ये बताएं, आपने जब इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाया था तो ट्रेडिंग के लिहाज से था कि लंबी अवधि के लिहाज से आपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए निवेश किया? ट्रेडिंग के लिहाज से था, पर वो फिर अब डाउन हो गया। कई बार ऐसी होता है, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओ तो जब भी ट्रेडिंग के लिए उतरते हैं पोर्टफोलियो की लंबी अवधि के स्टॉक्स बन जाते हैं। मयूरेश, तो फिर लॉन्ग टर्म कॉल आपसे लेना चाहूंगा।
टाटा मोटर्स एक्चुअली बहुत सिवियर पिटाई हो गई है सर, हाई से आधा। अब तो मेरे ख्याल से FY16 के 17 के मल्टीपल्स देखूं तो 5 या 6 टाइम्स पे काउंटर अब कामकाज कर रहा है। इसके पीयर्स तो कहीं महंगे वैल्यूएशंस पे हैं। क्या ये गिरावट कहीं थमेगी? क्या कहीं वैल्यू बाइंग वापस लौटेगी? टाटा मोटर्स पे कॉल क्या है? So clearly आशीष, I think at least for the next 2 to 3 quarters stickiness रहेगा, क्योंकि जैसे degrowth हमने देखा है Chinese volumes में, I think that is going to take a hit in terms of how their EPS will pan out on a consolidated basis. अगर हम यूरोप की भी बात करें, जैसे Volkswagen का सागा चल रहा है, I think there are two ways of looking at this thing. एक जनरल I think जो डिमांड ट्रेंड है वो शायद कर्टेल हो सकती है, दूसरा I think Tata Motors can actually benefit because JLR probably is saying कि they have nothing to do with whatever Volkswagen has done. So in that sense I think they can be gainers and beneficiaries of what has happened for Volkswagen in Europe and America generally. Having said that, I think मुझे लगता है I think जो हम वॉल्यूम डिग्रोथ की बात कर रहे हैं काफ़ी कुछ प्राइस में आ चुकी है, और अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें तो we are estimating margins at 14-16% and at the current price we are assuming margins to grow at a very very tepid pace and even the volumes to grow at a tepid pace. China and generally global sales for JLR, नए ट्रेंड्स, नए लॉन्चेस, उनका जो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, that is going to give a significant addition FY17 onwards. So मेरे हिसाब से I think 2-3 क्वार्टर के हिसाब से I think the stock might still have weakish numbers, पर अगर 2 साल का नजरिया हो तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। दोनों चीज I think वैल्यूएशन जैसा आपने राइटली कहा, एंड देन अगेन ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस। चलिए, सॉरी आपको इंटरवीन करने के लिए सर, लेकिन जो मैं कह रहा था, घरेलू गैस की कीमतें अब डाउनवर्ड रिवाइज होने वाली हैं। $4.66 प्रति MMBTU से घटाकर $3.82 प्रति MMBTU होना संभव है, ऐसा हम सरकारी सूत्रों के हवाले से पिकअप कर रही है हमारी टीम। क्या मतलब हुआ है इसका? किस हद तक एंटिसिपेटेड था, और ये जो भाव खबरें आ रही हैं इसका क्या मतलब होगा? मॉर्निंग स्टार के पीयूष जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, क्योंकि आप इस स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, हम जो पिकअप कर रहे हैं $3.82 प्रति MMBTU तक ये दरें या दाम घटाए जा सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? इसका क्या मतलब हुआ और किस हद तक का इम्पैक्ट ONG स्पेस पे होगा? गुड मॉर्निंग। आई थिंक सबसे पहला पॉइंट तो निवेशकों को ये देखना होगा कि ये ऑलमोस्ट नोन था, बिकॉज गैस प्राइसेस जो ग्लोबली नीचे आए हैं और हम जो है बेंचमार्क्स को फॉलो कर रहे हैं, ये 3 से 4 बेंचमार्क्स को फॉलो किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पिछले 1-2 महीनों में ये एक आइडिया था ही कि जो रिवीजन है वो लगभग 10 से 15% नीचे होगा। तो इस हिसाब से ये एक सरप्राइज नहीं है, लेकिन इसका असर जो है वो ये होगा कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो आप और कैपिटल एक्सपेंडिचर डालने में थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे, बिकॉज अगर गैस प्राइस काफी नीचे हैं तो रिटर्न्स नहीं आता है प्रोजेक्ट में, स्पेशली डीप वाटर प्रोजेक्ट्स में तो बिल्कुल नहीं आता है। तो जिसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी और जो इन्वेस्टमेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा आने वाले सालों में, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए थोड़ी सी खराब खबर है। ओवरऑल जो गैस पे जो यील्ड मिल रहा था कंपनियों को उसमें गिरावट आएगी। इसका मतलब है कि जो गैस से ONGC को जो यहाँ पे यील्ड मिल रहा था वो उसमें गिरावट आएगी, तो वो थोड़ी सी खराब खबर है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक जब तक गवर्नमेंट गैस प्राइसिंग को लिए प्रीमियम नहीं देगी या मार्केट लिंक प्राइसिंग नहीं देगी, आई थिंक डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन के लिए कोई खास खुश होने वाली खबर है नहीं अभी। और इनफैक्ट कोशिश हो रही थी कि डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन को रिवाइव करने की बात करी जा रही थी, ऑयल वेल्स को फिर से ऑक्शन करने की बात करी जा रही थी, NELP के राउंड्स की बात करी जा रही थी। इसका आसान शब्दों में मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट फिर से ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा, कोई पैसा कमिट नहीं करना चाहेगा नई एक्सप्लोरेशंस पे, नई डिस्कवरीज पे। तो स्टॉक स्पेसिफिक तो फिर ONGC जैसे स्टॉक्स को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। ये पेट्रोनेट, LNG, ये जो गुजरात गैस जैसे काउंटर्स हैं, इनके लिए क्या ये पॉजिटिव हो जाता है? देखिए, पेट्रोनेट, LNG, गेल, ये सब काउंटर्स मोर पाइपलाइन यूसेज पे हैं। हाँ। और जैसा कि हम जानते हैं आने वाले 5 सालों में वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों कोस्ट पे काफी गैस इंपोर्ट होने वाला है LNG का। तो इन कंपनीज के जो ड्राइवर्स हैं वो अलग हैं और इंपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से और गल्फ से, लेकिन जहां तक है वो फिर भी इंडिया की गैस जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन यानी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ONGC खास तौर से जो सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर है इंडिया में, आई थिंक जब तक आपको अच्छे रियलाइजेशन नहीं मिलते हैं आप उम्मीद नहीं कर सकते ये स्टॉक की री रेटिंग होगी। तो इनकी री रेटिंग, इनका, क्योंकि अगर देखें भाव काफी गिर चुके हैं, काफी सस्ते हैं, लेकिन उसका मेन कारण ये है कि इनको जो प्राइस, जो रियलाइजेशन मिल रहा है वो काफी खराब है अभी। तो जब तक आप गवर्नमेंट की तरफ से नई पॉलिसी में ये नहीं देखते हैं कि वो मार्केट लिंक प्राइसिंग देंगे या फिर एक प्रीमियम देने वाले हैं, तो जब तक प्राइसिंग आउटलुक इंप्रूव नहीं होता है इन स्टॉक्स का आउट परफॉर्म करना काफी मुश्किल रहेगा।
ये जो प्राइस रिविजन्स होते हैं कोई फिक्स टेन्योर के लिहाज से होते हैं? ये जो अब नई दरों की बात करी जा रही जो आज देर रात से लागू हो जाएंगी, ये कब तक का फिक्स टेन्योर होगा या कोई फिक्स टेन्योर होता है क्या सर? अगला रिवीजन कब होता है? तो ये हर 6 महीने में रिवाइज होगा। और आप ये समझिए कि जो ग्लोबली जो आप गैस प्राइसिंग का आउटलुक है वो अगले 1-2 साल के लिए थोड़ा सा ठंडा है, खराब है। तो जिसका मतलब है कि आपको इंटरनेशनल बेंचमार्क से जो हमने गैस प्राइसिंग को बेंचमार्क किया है तो गैस प्राइसिंग में कोई ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो एक ही तरीका है जिससे इन कंपनीज को मदद मिल सकती है और वो ये है कि गवर्नमेंट जो है अनाउंस करे कि जो बहुत गहरे पानी में जो जहाँ गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे आंध्रा साइड में या वेस्ट कोस्ट में जहाँ पे डीप वाटर है या अल्ट्रा डीप वाटर है, अगर वहां पे गवर्नमेंट इनको इंसेंटिवाइज करेगी थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देगी प्राइस पे, बिकॉज हम जिस भाव पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है और हम जिस भाव पे डोमेस्टिकली गैस प्राइसिंग का भाव तय कर रहे हैं वो काफी कम है। तो अगर ये गैप को थोड़ा ब्रिज किया जाता है तो ये कंपनीज के लिए अच्छी खबर होगी। तब तक तो कंपनीज के लिए, जब तक नहीं होता है तब तक कंपनीज के लिए काफी खराब है और कुछ ज्यादा डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं हो सकती तब तक। ओके, चलिए हमारे साथ अब हमारे इन हाउस एक्सपर्ट नीरज बाजपेयी और ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी जुड़ रहे हैं। तनेजा साहब, एक्सपेक्टेड था कि गैस की कीमतें डाउनवर्ड रिवाइज होंगी क्योंकि बेंचमार्क्स में दबाव देखने को मिल रहा था। ये जो प्राइस अनाउंस हुई है कैसे देख रहे हैं आप? फिर जैसे कि पीयूष से हमारी बातचीत हो रही थी कि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी या फिर गतिविधि को धक्का लगता हुआ नजर आएगा, आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए जो रिवाइज हुई है कम हुई है, एक्सपेक्टेड लाइन पे है। दरअसल हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे शायद 3 हफ्ते पहले ये रिवाइज हो जाएगी और अनाउंस हो जाएगी। अंडर वर्क था, ये तो पता था। लेकिन जहां तक बात है क्या इसका इम्पैक्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पर कितना होगा, जो भारत के प्रोड्यूसर्स हैं जिसमें खासतौर से ओएनजीसी, रिलायंस वगैरह शामिल हैं, अब उसमें डिपेंड करता है कि आप जो शैलो वाटर में हैं और ऑनलैंड है जो खासतौर से ओएनजीसी है उनके लिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा प्रेशर तो होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनके हो चुके हैं, उत्पादन उनका चल रहा है, कई जगह उनके जो कॉन्ट्रैक्ट सब साइन पड़े हुए हैं। जहां तक डीप वाटर की बात है, डीप वाटर के अंदर जो है ये सब लोग जानते हैं उसका अर्थशास्त्र अलग होता है क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हाई होती है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हाई होती है। तो डीप वाटर है उसके लिए हमको पता है कि सरकार जो है नीति लाने की कोशिश कर रही है जिसमें जो डीप वाटर के ब्लॉक्स हैं उनको जो पैसा दिया जाएगा, जो भुगतान होगा वो अलग होगा, लेकिन वो एग्जिस्टिंग फील्ड्स के लिए नहीं होगा। अर्थात जो जहां से उत्पादन आज हो रहा है उनका अर्थशास्त्र वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, प्रीमियम अनाउंस होता है उसके बावजूद भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको ये भी समझना पड़ेगा कि जो गैस क्षेत्र है कुल मिलाकर के सरकार ने पिछले दिनों जो नीति लेके आई कि जो मार्जिनल फील्ड्स है वहां पे जो गैस का उत्पादन होगा उसकी कीमत वही खुद तय करेंगे, अर्थात बाजार तय करेगा। सरकार ने अपने को विड्रॉ किया मार्जिनल फील्ड से। अब कहीं ना कहीं सोच ये चल रही है कि भाई जो अलग अलग फील्ड हैं, चाहे वो शैलो वाटर है, चाहे वो डीप वाटर है, चाहे वो ऑनलैंड ब्लॉक्स है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो जहां से आयात करते हैं, सबके अर्थशास्त्र का अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए। मुझे लगता है इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रही हैं। सप्लाई के जो सोर्सेज बढ़ने वाले हैं। ईरान एक नया बाजार खुल गया है। पिछले दिनों 30 TCF की बड़ी गैस डिस्कवरी इजिप्ट में हो गई। मतलब इजिप्ट भी एक बहुत बड़ा निर्यातक बनने वाला आने वाले देश में, और हो सकता है कि जो तंजानिया और सोमालिया, यहाँ भी गैस के बड़े भंडार में, ये सारे वो देश हैं जो भारत के नजदीक है, अर्थात वो सारी गैस को भारत लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो हमको डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी यहाँ देखना पड़ेगा कि कैसे कम कीमत पे हम गैस का उत्पादन देश के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अंत में तो अर्थशास्त्र होगा। और कहीं ना कहीं सरकार ने मार्जिनल फील्ड पर जो नीति लेके आई है वो ये तय किया है कि उसमें बाजार तय करेगा कीमत है। हो सकता है जो मेन स्ट्रीम गैस फील्ड है, और ये तर्क भी दिया जा रहा है, जब पेट्रोल की कीमत जो है वो आपने डी कंट्रोल कर दी, डीजल की आपने डी कंट्रोल कर दी, वो भी हाइड्रोकार्बन है, और गैस भी हाइड्रोकार्बन है, तो गैस की कीमत सरकार क्यों तय करे। तो एक सरकार ने जो मार्जिनल फील्ड पे ये करके इशारा भी कर दिया है कि सरकार इस विचार को सोचने को तैयार है इस पर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जो उपभोक्ता है शायद उसको ठीक कीमत मिले, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उसके लिए टैक्सेशन से और गवर्नमेंट की पॉलिसी से कहीं ना कहीं नीति का निर्माण करना पड़ेगा। अच्छा मयूरेश, इसका आसान शब्दों में मतलब हुआ कि ओएनजीसी, ओआईएल, इन सब के मार्जिन्स में तो एक दबाव देखने को मिलेगा, मार्जिन्स में एक स्क्वीज देखने को मिलेगा। मयूरेश? बिल्कुल आशीष जी, आई थिंक एक तो जैसे सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आई थिंक एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड था, और जैसे ये एक रियलाइजेशंस में आई थिंक एक डेंट आएगा। और क्लियरली आई थिंक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन नंबर्स नॉट गोइंग अप सिग्निफिकेंटली एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years, क्योंकि जो एडिशनल केपेक्स होगा मेरे हिसाब से एटलीस्ट फॉर ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया टू अ सर्टेन एक्सटेंट विल बी कर्टेल्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक एक अंडर परफॉर्मेंस जो स्टॉक्स एटलीस्ट अपस्ट्रीम कंपनियों का ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, दैट माइट स्टिल रिलेटिवली कंटिन्यू ओवर द बेटर पार्ट ऑफ 2016।
ओके, चलिए नरेंद्र चंद्र साहब, पीयूष जैन साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मयूरेश आप हमारे साथ बने रहिए, नीरज जी आप बने रहिए, आपके साथ आगे ITL का भी अपडेट लेना है। लेकिन जो गैस की कीमतें कम हो रही हैं लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, क्योंकि जिन बेंचमार्क्स के थ्रू हम अपने रेट रिड्यूस कर रहे हैं, गैस की कीमतें इंटरनेशनली ठंडी पड़ रही, कमज़ोर पड़ रही हैं, तो सब मान के चल रहे थे कि 10 से 15%, मेरे ख्याल से जो कटौती आई है करीब 17 से 18% के आसपास की कटौती आई है। ये अगले 6 महीनों के लिए लागू है, यानी कि मेरे ख्याल से 31 मार्च 2016 तक ये नए जो दरें हैं ये लागू रहेंगी। सूत्रों के हवाले से हम पिकअप करें। लेकिन नीरज जी आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अपडेट्स हैं? इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग खबर आशीष बताऊं मैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने अपनी BKC के एक बहुत बड़ी जो उनको लैंड पार्सल था करीब 4,35,000 स्क्वायर फीट ज़मीन बेच दी है। अभी बिल्कुल ताज़ा खबर ये आ रही है, अभी आपको थोड़ी देर में इसका पूरा अपडेट देंगे। ये लार्जेस्ट एवर डील है जो गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ से की गई है, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि इसका डेवलपर एरिया बहुत ज़्यादा था और बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी है मुंबई के BKC एरिया में ये मानी जा रही थी। करीब 13 लाख मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास इसमें जो पूरा डेवलप्ड स्पेस था वो है। थोड़ी और डिटेल्स लेके आएंगे, लेकिन छोटे से 4.35 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल प्रोजेक्ट BKC में बेच दिया है। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 9.5% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए इस स्टॉक पे टेक्निकल कॉल भी लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक स्टॉक वो जो गैस प्राइस में कटौती, डोमेस्टिक घरेलू कीमतों में जो कटौती हुई है, मैंने इसलिए हाईलाइट करा था। IGL का काउंटर आपके सामने इंटरडे चार्ट्स आएंगे, 7-8% के आसपास की मजबूती के साथ ये काउंटर इस समय कामकाज कर रहा है, इसलिए वो एक्सपर्ट से मैंने सवाल भी उठाया था। ऑयल इंडिया हालांकि 2-2.5% के आसपास की कमजोरी झेलता हुआ। क्विकली इससे पहले मैं कॉलर्स के पास जाऊँ या सवाल उठाऊँ लोगों के, मैं आपसे पास आना चाहूँगा मानव, ये दोनों ही स्टॉक्स, एक तो IGL का और गोदरेज प्रॉपर्टीज का, चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं? देखिए सबसे पहले IGL की बात की जाए तो स्टॉक अगर आप देखेंगे भी तो काफ़ी टाइम से एक साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रेंड में था, जिसके चलते आज एक बहुत शार्प ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है विद वॉल्यूम्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसके पहले था वो 485-490 का था, एंड कहीं ना कहीं आज उसके ऊपर ही ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर आज 490 के ऊपर क्लोज करेगा तो लास्ट 15-20 दिन का कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट का आएगा, जिसके चलते अपसाइड एक मोमेंटम एंड जो ओवरऑल पैटर्न फॉर्मेशन है उसका अपसाइड टारगेट बनता है अराउंड 530 to 540 का अपसाइड। सो इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया एंड मोमेंटम काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो आपने सेकेंड स्टॉक बताया गोदरेज प्रॉपर्टीज़, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये स्टॉक अगस्त से एक सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स बना रहा है। इस स्टॉक का ऑलरेडी जो अंडरटोन था काफ़ी बुलिश था, एंड आज स्टॉक एक नया हायर बनाने के चांसेस है। 330 का उसका अपसाइड प्रीवियस पीक है वो एक्सीड करेगा, तो यहाँ से एक मोमेंटम आएगा स्टॉक में, जिसके चलते अपसाइड 370 to 375 का टारगेट बनेगा। सो आई थिंक जो भी दोनों स्टॉक्स डिस्कस के काफ़ी अच्छा लग रहा है मोमेंटम बेसिस पे, एंड इसका अपसाइड एटलीस्ट 10 to 15% है। पुणे से अब हमारे साथ प्रफुल्ल जी जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी सॉरी थोड़ा सा वेट कराने के लिए आपको। गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ, मेरे पास सर IFCI के 5,000 शेयर है, 50 की रेट में 2010 में लिए है, और मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और 5 साल में 10% डिविडेंड के अलावा इसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिला, और रेट वाइप आउट हो गया। हाँ, कम ही रहा है, तो और कितने साल रुकना पड़ेगा इस शेयर के लिए? और मेरा दूसरा सवाल है मैक्लोड रशिया के शेयर मैंने 1.5 साल पहले लिए थे, 800 शेयर थे, लगभग 247 या 250 के रेट एवरेज में मैंने लिए थे, और मैंने सुना है कि अभी कंपनी के लॉस बुक हो रहे हैं, तो क्या ये शेयर्स होल्ड करना जरूरी है या निकाल दें? सही है प्रफुल्ल जी, आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, वो सही है, आपने टाइम दिया स्टॉक्स को, लेकिन पोर्टफोलियो को रिविजिट करते रहना चाहिए। दोनों स्टॉक्स में एक्चुअली आपको लंबी अवधि में भी अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। तमाम इश्यूज रहे हैं दोनों कंपनीज के साथ। मैक्लोड रसल आप सर्च करें, लॉसेस क्लॉक कर रहा है क्योंकि चाय को लेकर इश्यूज हैं। हालांकि मैनेजमेंट से लास्ट जब हमने बात की तो कॉन्फिडेंट थे कि इस साल की दूसरी छमाही में शायद प्रॉफिट्स क्लॉक होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मयूरेश ये दोनों ही काउंटर्स लंबी अवधि से निवेश कर रखा है, दोनों में अच्छे खासे लॉसेस क्लॉक कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? अभी भी पोर्टफोलियो में रखें या इन्हें निकाल देना बेहतर होगा?
क्लियरली आई थिंक एज अ डिस्क्लेमर हम कवर नहीं करते और दोनों कंपनी की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो आई थिंक कमोडिटी ड्रिवन बिजनेस जैसे मैक्लॉयड का है, आई थिंक इट इज़ हाईली सिक्लिकल इन नेचर और कमोडिटी के बिजनेसेस कभी सस्टेन्ड आरओई आरओसी जनरेट नहीं कर पाते। सिमिलरली आईएफसीआई की जो दिक्कतें चल रही है बैलेंस शीट में, दैट माइट कंटिन्यू। तो मेरी सलाह यही रहेगी, आई थिंक देयर आर क्वाइट अ फ्यू क्वालिटेटिव स्टॉक्स दैट वन कैन एक्चुअली लुक एट 2 से 3 साल के नजरिए से। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, चुनिंदा आईटी शेयर अच्छे लग रहे हैं। मिड कैप सीमेंट में जेके लक्ष्मी सीमेंट इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग। यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ने की उम्मीद है। EV to ton basis भी it's trading at a very very fair और a reasonable valuation। और मिड कैप्स में आई थिंक बजाज इलेक्ट्रिकल्स, LIC हाउसिंग जैसे स्टॉक हमें काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो इफ़ यू कैन स्टैगर योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस दीज स्टॉक्स, आई थिंक एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी कम हो जाती है और आपको बाइफरिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में मिलता है अक्रॉस सेक्टर्स विच कैन डू रिलेटिवली बेटर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके, तो प्रफुल्ल जी आपने जब 2010 में लगाया होगा तो शायद किसी वजह से ये स्टॉक्स अट्रैक्टिव हुए होंगे उस टाइम पे निवेश के लिहाज से, लेकिन इस समय नो लॉन्गर अट्रैक्टिव है। बेहतर है इनसे निकल लें और जो मयूरेश जिन पॉकेट्स को सुझा रहे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉकेट्स नजर आती हैं इस समय, तो अपने पैसे को वहाँ पे चैनलाइज करें, वहाँ पे मूव करें, शायद रिटर्न्स काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नजर आए या काफ़ी हद तक अपने लॉस की शायद आप भरपाई कर पाएँ। महसाना से कमलेश जी जुड़े हमारे साथ। कमलेश जी हाय सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरे पास डेक्कन गोल्ड है, डेक्कन गोल्ड माइंस, ओके। हाँ, 29 रुपीज के भाव से 2 से 3 साल से लिए है मैंने, अब रुकूं या क्या करूं? 2 से 3 साल से लिए हुए हैं, आपकी बाइंग से कुछ हल्का ही मुनाफा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये मयूरेश से ट्रैक करते नहीं होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा मानव, क्या आप इसके चार्ट्स देख चुके हैं? डेक्कन गोल्ड माइंस कैसा लगता है चार्ट्स पर सर? देखिए, चार्ट पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो स्टॉक का जो मोमेंटम है काफ़ी इरेटिक रहा है। कहीं ना कहीं स्टॉक एक ब्रॉडर, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी देखें जैसे उनका व्यू है, तो इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी, तो स्टॉक में करंट लेवल्स में अगर चांस मिले तो ही शुड एग्जिट करना चाहिए। इनको अच्छे मिड कैप स्टॉक लेना चाहिए। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में अभी हमने काफ़ी गिरावट देखी है, जैसे टाइटन ले सकते हैं, कैस्ट्रॉल ले सकता है। एट दी करंट लेवल्स स्टॉक कहीं ना कहीं अपने प्रीसेंट पिक्स ऑलरेडी 20-30% डिक्लाइन कर चुके हैं, बट ये स्टॉक में से डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह है। ओके, आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैश चलता हुआ, आपको याद होगा आज सुप्रीम कोर्ट में कासलटन मामला जो था उसकी सुनवाई होनी थी। यहाँ पे सरकार ने पक्ष लिया है कि वो जो फाइनली मैट का ऑर्डर था उससे अबाइड करेगी, उस सर्कुलर का पालन करेगी। क्या मामला था? कासलटन का केस था, आपको याद होगा, लंबी अवधि से फंसा हुआ था। जब से इनकम टैक्स की रूलिंग आई थी उसके बाद कासलटन ने सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करा था। दिक्कत थी कि इन्होंने अपनी एक मॉरिशन सब्सिडरी से सिंगापुर सब्सिडरी में शेयर्स ट्रांसफ़र करे थे और भारत में उस पर मैट लगाने की बात करी गई थी, जिसके अगेंस्ट में कासलटन ने मूव करा था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली ध्यान रख के क्लियर करा था कि वो फॉरेन कंपनीज एग्जेम्प्टेड रहेंगी इस डिसीजन से जिनका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इस देश में नहीं है। तो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस वहाँ से बूस्ट हुआ था और शायद उसी मैट सर्कुलर का पालन करती हुई सरकार अब तो एक क्लैरिटी आती हुई। हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट TP ओस्टवाल साहब जुड़े हैं। ओस्टवाल साहब, सरकार ने फाइनली कहा है कि वो अबाइड करेगी उस मैट के ऑर्डर को एक्सपेक्टेड लाइंस पर। देखिए, अभी तो अबाइड करने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया फॉरेन कंपनी को मैट लगेगा नहीं, जिसकी पी नहीं है इंडिया में, और सर्कुलर भी इश्यू कर दिया, प्रेस रिलीज इश्यू कर दिया, सर्कुलर आ जाएगा। लेकिन ये बात गवर्नमेंट को, ये इश्यू जब बना था, इस पे डिफर करने से, डिली डैली करने से पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहिए। आपके चैनल पे जब कैसलटन का डिसीजन आया था 3 साल पहले 12 में, तभी हमने कहा था एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्लैरिफाई नहीं करेगी तो ये एक्सप्लोड होएगा एक दिन, और हो गया एक्सप्लोड। अल्टीमेटली उनको क्लैरिफाई करना पड़ा। आप लोग इतना इम्पोर्टेंट इश्यू पे इतना डिले क्यों करते हो क्लैरिफिकेशन करने? अच्छी बात है, गवर्नमेंट कम से कम प्रोएक्टिव है, क्लैरिफाई कर रही है, और इसके कारण कुछ इन्वेस्टर्स का एक सेंटीमेंट सुधर रहा है देश में। मैं वही आने वाला था, क्योंकि आप तो काफी लोगों से टच में रहते हैं सर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मार्ग इन्वेस्टर्स का इशू नहीं है। हाँ, नहीं, वैसे भी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का वाकई बूस्ट अप हो रहा है और इन सब फैसलों से अब। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। एक मैट ही इशू नहीं है, ऐसे काफी इरिटेशन है। तो गवर्नमेंट को एक टास्क फोर्स बना के कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज पे जो प्रैक्टिकली डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का यूज और मिसयूज हो रहा है। ऑफिसर अपना ड्यूटी कर रहा है, ऑफिसर कोई गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो जब इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसका इम्प्लीकेशन ऐसा इन्वेस्टर्स पे पड़ेगा। तो वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को सर्टेनिटी और क्लैरिटी चाहिए। तो एक टास्क फोर्स बना के इस मैटर को, कम से कम जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यू है, गवर्नमेंट को एक कॉल ले लेना चाहिए कि भाई हम ये क्लैरिफाई कर देते हैं एडवांस में।
तो मैटर कम से कम सॉर्ट आउट हो गया। बाद में एक बार बॉम्ब फूटने के बाद क्या फायदा इसका। चलिए, तो काफी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो काफी सारे इरिटेंट्स हैं, सर्टेनिटी, क्लैरिटी की जरूरत है, पर हाँ ये जरूर है कि एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। क्लैरिटी आ गई थी कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया था कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जो देश में जिनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है वो मैट के दायरे से बाहर रहेंगी। तो वो कासल्टन के केस में लग रहा था कि सरकार इसी बात को आगे ले जाएगी और आज वही हुआ है। तो ये फाइनली ये केस हैज़ कम टू अ क्लोज। एक इरिटेंट था उन तमाम विदेशी निवेशकों के लिए, तो एक अच्छी बात जैसे ओसवाल साहब भी हाईलाइट करें, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ और स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, कुछ और क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन चलिए यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी आपके तमाम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आज बहुत ज़्यादा सवाल ले नहीं पाए, ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे जितना टाइम बचाए ज़्यादा सवाल ले पाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुक करते अगले दर्शक की तरफ। फगवाड़ा से जितेंद्र जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। सर हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर मेरे पास सीमेंस के 100 शेयर हैं 1500 के भाव से। मैं ये जानना चाहता था कि इसका मैं लो कहाँ तक देख सकता हूँ और इसको हाई इसका कहाँ तक देख सकता हूँ, क्योंकि ये काफी नीचे आ गया है। लंबी अवधि के लिए हाथ से लिया हुआ है जी। मैंने वैसे लिया तो इंट्राडे के लिए था, पर मेरे को होल्डिंग के लिए भी कर रख सकता हूँ, 1-2 साल रख सकता हूँ। मयूरेश क्या करना चाहिए? सीमेंस को लेकर बड़े डिफरेंट व्यूज हैं। कई लोग मानते हैं बड़ा हाईली या प्रीमियम पे इस टाइम पे काउंटर कामकाज कर रहा है। आपका क्या मानना है? इनके लिए रणनीति क्या हो? 250 रुपए पर शेयर के आसपास का लॉस हो रहा है। तो क्लियरली आई थिंक टाइम होराइजन आशीष जी काफी लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस मैं भी मानता हूं कि 60-65 टाइम्स FY17 काफी महंगे हैं। यस, आई थिंक एड्रेसेबल मार्केट साइज इज क्वाइट ह्यूज। अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें, लोकलाइजेशन एफर्ट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट्स का इतना भारी भरकम दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि पेरेंट से ही 80-85% का इंपोर्ट्स आता है। रेलवे का ऑर्डर्स मिल सकते हैं, डिफेंस जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है उसके अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो एक सब्सटेंशियल गेम चेंजर हो सकता है। पर हेडविंड्स इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव। इसलिए आई थिंक नंबर्स या क्वार्टरली नंबर्स ट्रैक करने पड़ेंगे ऑन हाउ ऑर्डर बुक इज ग्रोइंग एंड हाउ मार्जिन एक्सपेंशन इज हैपनिंग। बट एट अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव वैल्यूएशंस आई थिंक सेंटर स्टेज रहेंगे। सो आई थिंक बहुत लंबा नजरिया रखना पड़ेगा इफ यू रियली वांट्स टू मेक गुड रिटर्न्स ऑन द स्टॉक। ओके, अहमदाबाद से संतोष जी जुड़े हमारे साथ। संतोष सर हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। सर मेरे पास SBI के 200 शेयर है सर, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो सर यानी कितने टाइम तक? मैंने 243 में लिया हुआ है। ओके, मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म का, लेकिन फिर भी मानव से जानना चाहूंगा। मानव, क्या लग रहा है SBI की चार्ट्स को देखकर सर? जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी SBI का अराउंड 220-225 का है ऑन द वीकली पर्सपेक्टिव। एंड आई थिंक अगर वीकली पर्सपेक्टिव में स्टॉक डेफिनेटली जो अभी लो बनाए हैं होल्ड करने है, बिकॉज काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ लो बनाए हैं एंड काफ़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस पैटर्न चल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2-3 हफ्तों में स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड रैली आएगा, जिसके चलते हमारा शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट अराउंड 255-260 का बैठता है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आई थिंक इस स्टॉक का जो मेजर करेक्शन हुआ है फ्रॉम इट्स रीसेंट पीक 25% ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका है। सो कहीं ना कहीं ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लो के आसपास है। तो सो मेरा यही राय रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली दिस स्टॉक इज अ होल्ड एंड यू कैन ऑल्सो बाय इट करंट लेवल्स। ओके, चलिए मानव, मयूरेश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी आप लोगों से आज बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई सर। मयूरेश, कोई डिस्क्लोजर्स? आशीष जी, जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल आवर क्लाइंट्स माइट बी होल्डिंग द स्टॉक्स एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी स्टॉक्स विद देम। ओके, मानव जी? I don't have any position in the stock discussed, but we have recommended the same to our clients. Okay, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। लेकिन सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप।